हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल लिटरेरी जर्नी में। तो आज हम बात करेंगे जेन ऑस्टन की नॉवल मैन्सफील्ड पार्क के बारे में, जो कि पब्लिश हुआ था 1814 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है वार्ड फैमिली से। वार्ड फैमिली में 3 सिस्टर्स होती है, मिस मारिया वार्ड, मिस वार्ड एंड मिस फ्रांसिस वार्ड। इन 3 सिस्टर्स की लाइफ काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। सबसे बड़ी सिस्टर मिस मारिया वार्ड एक वेल्दी बैरोनेट से शादी कर लेती है, जिसका नाम है सर थॉमस बर्थरम। सर थॉमस का घर है मैन्सफील्ड पार्क, जो कि बहुत बड़ा और रिच है। इस शादी के बाद मिस मारिया वार्ड बन जाती है लेडी बर्थरम और उनकी लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल एंड लग्जरियस हो जाती है। दूसरी सिस्टर मिस वार्ड थोड़ी प्रैक्टिकल होती है। वो शादी करती है मिस्टर नॉरिस से, जो एक क्लर्जीमैन है। उनकी लाइफ इतनी लग्जरियस नहीं होती लेकिन स्टेबल होती है। शादी के बाद वो बन जाती है मिसेस नॉरिस। अब आती है सबसे छोटी सिस्टर फ्रांसिस वार्ड। उन्होंने अपनी फैमिली के मर्जी के खिलाफ शादी की, वो भी एक पोर नेवल ऑफिसर लेफ्टिनेंट प्राइस से। इस वजह से फैमिली उनका नाराज़ हो जाती है और उनका कनेक्शन अपने सिस्टर से टूट जाता है। फ्रांसिस प्राइस की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी होती है। उनके काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, घर छोटा होता है और पैसे कम होते हैं, और हस्बैंड भी थोड़े केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब उनकी लाइफ कंप्लीट ऑपोजिट होती है लेडी बर्थरम की लाइफ से। काफ़ी सालों बाद लेडी बर्थरम और मिसेस नॉरिस को अपनी छोटी सिस्टर फ्रांसिस की सिचुएशन का पता चलता है और उन्हें लगता है कि फ्रांसिस की मदद करनी चाहिए। मिसेस नॉरिस एक आइडिया देती है कि फ्रांसिस की किसी एक बेटी को मैन्सफील्ड पार्क लाकर रेस किया जाए। इससे एक तरफ फ्रांसिस का बर्डन कम होगा और दूसरी तरफ बच्ची को एक बेटर अपब्रिंगिंग मिलेगी। सर थॉमस को भी ये आइडिया रीज़नेबल लगती है, इसीलिए फ्रांसिस की जो सबसे बड़ी डॉटर है फैनी प्राइस, वो उनको मैन्सफील्ड पार्क लाना चाहते हैं। तब फैनी सिर्फ 9 साल की होती है। फैनी जब मैन्सफील्ड पार्क पहली बार आती है तो वो बहुत नर्वस और शाय होती है। वो अपनी फैमिली से पहली बार दूर होती है और उसके लिए सब कुछ नया होता है, बड़ा घर, डिफरेंट एनवायरनमेंट, नए लोग। मैन्सफील्ड पार्क में लेडी बर्थरम का नेचर थोड़ा लेजी और इनडिफरेंट होता है। वो ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होती। मिसेस नॉरिस का नेचर क्रिटिकल होता है। वो हार्श, क्रिटिकल और अनफेयर होती है, स्पेशली फैनी के साथ। सर थॉमस डिसिप्लिन और सीरियस होते हैं और फैनी थोड़ी उनसे डर भी जाती है। बर्थरम फैमिली के 4 बच्चे होते हैं। सबसे बड़े बच्चे का नाम है टॉम बर्थरम, फिर एडमंड बर्थरम, फिर मारिया बर्थरम एंड देन जूलिया बर्थरम। इनमें से सिर्फ एडमंड बर्थरम ही फैनी के साथ थोड़ा काइंड और सपोर्टिव होता है। फैनी शुरू में बहुत होमसिक होती है। वो अपने घर को याद करती है, अपने भाइयों को याद करती है और बार बार रोती भी है। उसको लगता है कि वो यहाँ फिट नहीं होती। मिसेस नॉरिस बार बार फैनी को रिमाइंड करवाती है कि वो पोर फैमिली से आई है और उसको ग्रेटफुल रहना चाहिए। इस वजह से फैनी थोड़ा और सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है। सर थॉमस डिसाइड करता है कि फैनी को एजुकेशन भी दी जाए, लेकिन बर्थरम डॉटर्स की तरह इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। फैनी को सटली लोअर पोजीशन में रखा जाता है। एडमंड ही फैनी को एनकरेज करता है, उसको हॉर्स राइडिंग सिखाता है, उससे बात करता है और ग्रेजुअली फैनी उस पर ट्रस्ट करने लगती है। टाइम के साथ फैनी थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है मैन्सफील्ड पार्क में, बट अब भी वो शाय और रिजर्व ही है। कुछ सालों बाद एक वेली बट फुलिश यंग मैन, जिसका नाम मिस्टर रशवर्ड है, उनका एंटर होता है। मिस्टर रशवर्ड का इंटरेस्ट मारिया बर्थरम में होता है और मारिया भी उनसे शादी करने के लिए रेडी हो जाती है, मेनली उनके पैसे और स्टेटस की वजह से। इस वक्त सडरटन कोर्ट का मेंशन होता है, जो कि मिस्टर रशवर्ड का एस्टेट है। मारिया और जूलिया दोनों एक्साइटेड होती है उसको देखने के लिए। सर थॉमस को भी मिस्टर रशवर्ड का प्रपोजल एक्सेप्टेबल लगता है क्योंकि वो वेल्दी है। इसके बीच में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। सर थॉमस को एंटीक जाना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए। वो अपना एल्डेस्ट सन टॉम को साथ लेके जाता है।
इसी टाइम स्टोरी में एंट्री होती है क्रॉफोर्ड सिबलिंग्स की, हेनरी क्रॉफोर्ड एंड मैरी क्रॉफोर्ड। मैरी क्रॉफोर्ड चार्मिंग, लवली एंड इंटेलिजेंट होती है। वो जल्दी ही एडमंड से फ्रेंडली हो जाती है। हेनरी फ्लर्टिशियस नेचर का होता है। वो मारिया और जूलिया दोनों के साथ फ्लर्ट करता है, जिससे दोनों सिस्टर्स के बीच जेलसी क्रिएट हो जाती है। इधर एडमंड मैरी क्रॉफोर्ड की तरफ थोड़ा सा झुकने लगता है, जिस पर फैनी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। अब स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। क्रॉफोर्ड सिबलिंग्स अब मैंसफील्ड पार्क के रेगुलर विजिटर्स होते हैं और उनके प्रेजेंस से घर का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है। मैरी सबको इम्प्रेस कर देती है, स्पेशली एडमंड को। एडमंड ग्रेजुअली मैरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और दोनों के बीच अब बहुत कन्वर्सेशन होती है, रिलीजन, कैरियर, सोसाइटी और लाइफस्टाइल के बारे में। मैरी ओपनली बोलती है कि क्लर्जीमैन होना उतना प्रेस्टिजियस नहीं होता, पर एडमंड अपने कैरियर को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। दूसरी तरफ हेनरी फ्लर्ट करता है मारिया और जूलिया के साथ, बट प्रॉब्लम यह है कि मारिया ऑलरेडी एंगेज्ड है मिस्टर रशवर्ट के साथ। फिर भी मारिया हेनरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, उसे इम्प्रेस कराने की कोशिश करती है। जूलिया अपसेट रहती है और जेलस भी, क्योंकि हेनरी कभी मारिया पे फोकस करता है तो कभी जूलिया पे। फिर सब प्लान बनाते हैं कि मिस्टर रूसवर्ट का जो एस्टेट है सदर्टन कोर्ट, वहाँ पर विजिट करने का। जब सब लोग सदर्टन कोर्ट पहुंचते हैं तो सारे वहाँ का गार्डन एक्सप्लोर करते हैं। ये एक सिंबॉलिक सीन है क्योंकि कैरेक्टर्स अपने रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मारिया और हेनरी क्रॉफोर्ड साथ में वॉक करते हैं। वो लॉक गेट के पास जाते हैं और हेनरी सजेस्ट करता है कि गेट क्रॉस किया जाए, यानी रूल्स ब्रेक करते हैं। मारिया हेजिटेंट करती है, लेकिन वो इवेंचुअली हेनरी के साथ ही जाती है। ये सीन सिंबॉलिक होती है। ये सिंबलाइज करती है कि मारिया ऑलरेडी एंगेज्ड है मिस्टर रूसवर्ट के साथ, पर फिर भी वो सोशल नॉर्म्स और इमोशनल बाउंड्रीज क्रॉस कर रही होती है। वॉक करते करते फैनी तक जाती है और बाकी सारे लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं, सिवाय एडमंड के। सिर्फ एडमंड ही फैनी की केयर करता है। वो उसके साथ रुकता है और उसका कंसर्न करता है। फैनी एडमंड के लिए और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करती। सडर्टन विजिट के बाद मारिया और हेनरी की क्लोजनेस और ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती है। मिसेस नॉरिस भी सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं करती। वो मारिया को एनकरेज करती है इंस्टेड ऑफ वार्निंग हर। अब स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है। सर थॉमस अभी भी एंटीक में ही है और उनकी एब्सेंस में टॉम घर आता है। सर थॉमस को छोड़ के वो घर का कंट्रोल ले लेता है। टॉम केयर फ्री है और इररिस्पॉन्सिबल भी। टॉम डिसाइड करता है कि मैंसफील्ड पार्क में एक थिएटर प्ले ऑर्गेनाइज किया जाए। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और प्ले का नाम चूज किया जाता है लवर्स वॉवस। एडमंड इनिशियली अपोज करता है क्योंकि उसको लगता है कि मिस्टर थॉमस के बिना प्ले ऑर्गेनाइज करना ये रूल्स के खिलाफ है, पर बाद में वो मैरी उसको कन्विंस करा लेती है। फैनी को भी पार्टिसिपेट करने के लिए इंसिस्ट किया जाता है, पर वो उसको मना कर देती है क्योंकि वो शाई नेचर की होती है और उसको ये सब पसंद नहीं है, अनकंफर्टेबल लगता है। मिसेस नॉरिस भी पुश करती है फैनी को पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन फैनी फर्म रहती है। रिहर्सल के दौरान कैरेक्टर्स के बीच में क्लोजनेस और ज़्यादा बढ़ने लगती है। एडमंड और मारिया के बीच इंटीमेसी बढ़ जाती है। हेनरी और मारिया और क्लोज हो जाते हैं और इधर जूलिया और भी ज़्यादा जलने लगते हैं। प्ले के बीच में रोमांटिक डायलॉग्स होते हैं, जिससे इमोशनल टेंशन्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। फैनी सब कुछ क्वाइटली नोटिस करती है और इंटरनली वॉरेड और थोड़ा अपसेट रहती है। इस टाइम एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिनका नाम है मिस्टर ईट्स। मिस्टर ईट्स थिएटर का फैन है और वो टॉम को प्ले ऑर्गेनाइज करने में सपोर्ट करता है। वो और एक्साइटमेंट ऐड करता है प्ले में। अब मैंसफील्ड पार्क का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। डिसिप्लिन कम हो गया है, फ्लर्टेशन बढ़ गया है, इमोशनल टेंशन बिल्ड हो रहा है। जब रिहर्सल चल रहा होता है उसी वक्त सर थॉमस सडनली वापस आ जाते हैं एंटीक से। सब लोग नर्वस हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन होती है टॉम और एडमंड के लिए, क्योंकि दोनों ने ही थिएटर को अलाउ किया है। सर थॉमस बाहर से तो काम होता है, पर उनके फेस में गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट क्लियर होती है। थिएटर का आइडिया इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाता है। सर थॉमस नोटिस करता है कि फैनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसी वजह से सर थॉमस के मन में फैनी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है।
अब सर थॉमस फैनी पे ज़्यादा अटेंशन देने लगता है। फैनी पहले उनसे डर्टी थी, लेकिन सर थॉमस अब उनसे काइंडली ट्रीट करते हैं। वो उससे बात करते हैं और उसकी ओपिनियन पूछते हैं। ये फैनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि वो मैंसफील्ड पार्क में वैल्यूड है। उधर मारिया की शादी मिस्टर रुशवर्थ के साथ फाइनलाइज हो जाती है। मारिया प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए मिस्टर रुशवर्थ के साथ शादी करने का डिसीजन लेती है, उसकी वेल्थ और स्टेटस के लिए। अब स्टोरी में एक न्यू डेवलपमेंट होता है। फैनी का ब्रदर विलियम प्राइस रॉयल नेवी में होते हैं और फैनी अपने ब्रदर को बहुत मिस करती है। सर थॉमस नोटिस करते हैं कि फैनी अपने फैमिली से कितने अटैच्ड है, इसीलिए सर थॉमस डिसाइड करते हैं कि विलियम को मैंसफील्ड पार्क इनवाइट किया जाए। विलियम जब मैंसफील्ड पार्क आता है, फैनी एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाती है। ये रियूनियन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। विलियम चीयरफुल, रिस्पेक्टफुल और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होते हैं। सर थॉमस भी विलियम को पसंद करते हैं। सर थॉमस भी विलियम के कैरियर को लेकर थोड़े कंसर्न होता है और वो वादा करता है कि वो उनके प्रमोशन करवाएंगे। फैनी सर थॉमस के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, फैनी का फर्स्ट बॉल। सर थॉमस डिसाइड करते हैं कि फैनी के ऑनर में एक बॉल ऑर्गेनाइज किया जाए। फैनी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसने कभी बॉल अटेंड नहीं किया, उसके पास प्रॉपर ड्रेस भी नहीं होती। लेकिन एडमंड उसकी हेल्प करता है और उसके लिए एक चेन अरेंज करता है। मैरी भी फैनी को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। फैनी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसको पहली बार इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही होती है। बॉल के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। हेनरी क्रॉफर्ड सडनली फैनी में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। हेनरी डिसाइड करता है कि वो फैनी को इम्प्रेस करेगा। वो फैनी के साथ पोलाइट और अटेंटिव बिहेव करता है, पर फैनी को हेनरी का फ्लर्टिशियस नेचर पसंद है, तो उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता। हेनरी अब जेन्युइनली फैनी को पसंद करने लगता है, उसकी सिंप्लिसिटी, काइंडनेस और सिंसियरिटी की वजह से। यहाँ से हेनरी का एटीट्यूड थोड़े चेंज होने लगता है। बॉल के दौरान एडमंड और मैरी साथ में डांस करते हैं और वो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। एडमंड को ऑब्जर्व करते हुए फैनी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो सीक्रेटली एडमंड को लव करती है। तो बॉल के बाद सिचुएशन काफ़ी चेंज होने लगता है। हेनरी क्रॉफर्ड, जो पहले फ्लर्टिशियस और सीरियस नेचर का था, वो अब सीरियसली फैनी में इंटरेस्ट लेने लगता है। हेनरी को लगता है कि फैनी दूसरे गर्ल्स से डिफरेंट है, वो शो अप नहीं करती और काम और थॉटफुल है, तो उसे जेन्युइनली फैनी पसंद आने लगता है। वो बहुत ट्राई करता है फैनी को मनाने की, पर फैनी उस पर ट्रस्ट नहीं करती। इसी बीच मारिया और मिस्टर रुशवर्थ की शादी हो जाती है। शादी के बाद मारिया लंदन चली जाती है और जूलिया भी मारिया के साथ चली जाती है। हेनरी अब रेगुलरली विजिटर बन जाता है। वो स्पेशली फैनी से मिलने आता है। वो उसके साथ पोलाइट बिहेव करता है, उसकी केयर करता है और ग्रेजुअली फैनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फैनी स्टिल रिजर्व्ड रहती है। सर थॉमस नोटिस करता है कि हेनरी फैनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सर थॉमस को ये आइडिया पसंद आता है। सर थॉमस को लगता है कि अगर हेनरी फैनी से शादी करे तो ये फैनी के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हेनरी वेली और वेल कनेक्टेड है। एक दिन हेनरी सबके सामने फैनी को प्रपोज करता है। वो अपनी दिल की बात बताता है और उससे बताता है कि वो फैनी से शादी करना चाहता है, पर फैनी सबको शॉक्ड करते हुए उसका प्रपोजल डिक्लाइन कर देती है। सर थॉमस शॉक्ड हो जाते हैं। सर थॉमस वो समझ नहीं पाते हैं कि फैनी ने इतनी ज़्यादा गुड अपॉर्चुनिटी क्यों रिजेक्ट किया। सर थॉमस फैनी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हेनरी वेल्दी है, रिस्पेक्टेबल है और फैनी के लिए परफेक्ट मैच है, लेकिन फैनी अपने डिसीजंस पर फर्म रहती है। सर थॉमस डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैरी क्रॉफर्ड भी चाहती है कि फैनी हेनरी को एक्सेप्ट कर ले। मैरी को लगता है कि हेनरी जेन्युइनली चेंज हो गया है, लेकिन फैनी स्टिल अनश्योर रहती है। इसी बीच हेनरी सडनली लंदन चला जाता है। हेनरी डिसाइड करता है कि वो अपनी एस्टेट एवरिंघम विजिट करेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली हैंडल करेगा, ताकि वो फैनी को प्रूव कर सके कि वो सीरियस है। अब सर थॉमस एक और डिसीजन लेते हैं। वो फैनी को अपने पेरेंट्स के घर पोर्ट्समाउथ भेजना चाहते हैं। सर थॉमस का इंटेंशन है कि फैनी अपनी पोर फैमिली की लाइफ देखे
और कंपेयर करे मैंसफील्ड पार्क से। शायद इस कंपैरिजन से वो रियलाइज़ करे कि हेनरी का प्रपोजल कितना वैल्यूएबल है। तो फैनी अपने पेरेंट्स के घर पोर्ट्समाउथ पहुंच जाती है। शुरू में फैनी एक्साइटेड रहती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, स्पेशली अपनी ब्रदर विलियम से। लेकिन जैसे ही फैनी वहाँ सेटल होती है वो रियलाइज़ करती है कि पोर्ट्समाउथ का एनवायरनमेंट मैंसफील्ड पार्क से बिल्कुल डिफरेंट है। घर छोटा है, नॉइजी है और डिसिप्लिन नहीं है, और सब लोग थोड़े केयरलेस है। फैनी की मदर लविंग होती है और वो वीक पर्सनैलिटी की होती है और वो घर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती। फैनी के फादर मिस्टर प्राइस वो लाउड और रफ नेचर के होते हैं। घर में कॉन्स्टेंटली नॉइस और क्यूस रहता है। फैनी की यंगर सिस्टर सुजेन वो इंटेलिजेंट होती है और थोड़ी सेंसिबल भी। फैनी को सुजेन ही सबसे ज़्यादा पसंद होती है। फैनी को मैंसफील्ड पार्क के काम और ऑर्गेनाइज्ड मैनर याद आती है। यहाँ जेन ऑस्टन सटली शो करती है कि फैनी का कैरेक्टर कितना रिफाइंड हो गया है मैंसफील्ड पार्क में। इसी बीच हेनरी क्रॉफोर्ड फैनी के लिए लेटर लिखता है। हेनरी बताता है कि वो अपनी एसेट प्रॉपरली मैनेज कर रहा है और रेस्पॉन्सिबल बन रहा है। कुछ दिन बाद हेनरी क्रॉफोर्ड पोर्टमाउथ विजिट करता है फैनी से मिलने के लिए। फैनी सरप्राइज हो जाती है। हेनरी पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बिहेव करता है। वो फैनी की फैमिली से भी काइंडली मिलता है। फैनी ग्रेजुअली कंफ्यूज होने लगती है और थोड़े से इंक्लाइन भी होने लगती है हेनरी की तरफ। उसे लगता है कि क्या हेनरी सच में चेंज हो गया है। हेनरी फिर से फैनी को इनडायरेक्टली प्रपोज करता है, लेकिन फैनी स्टिल अनसर्टेन रहती है। इसी बीच एडमंड का लेटर आता है। वो फैनी को बताता है कि मैरी क्रॉफोर्ड अभी भी चार्मिंग और लाइवली है और एडमंड उसके और भी ज़्यादा क्लोज हो रहा है। फैनी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो एडमंड से सीक्रेटली लव करती है। फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। सडनली न्यूज़ आता है कि मारिया रुशवर्थ और हेनरी क्रॉफोर्ड दोनों ही भाग गए हैं। ये न्यूज़ सबको शॉक्ड कर देती है। सर थॉमस डिवास्टेटेड हो जाते हैं। फैमिली की रेप्यूटेशन खराब हो जाती है। जूलिया भी लंदन से क्वाइटली मिस्टर ईट्स के साथ भाग जाती है और ये सेकंड शॉक होता है फैमिली के लिए। सर थॉमस इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हैं। फैनी को मैंसफील्ड पार्क वापस बुलाया जाता है। फैनी ही एक ऐसी पर्सन है जो मॉरली स्ट्रॉन्ग है और फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, ये सर थॉमस रियलाइज़ करते हैं। फैमिली वापस घर आ जाती है, दैट मीन्स मैंसफील्ड पार्क में, और वो पाती है कि घर का एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज हो गया है। और उधर मैरी क्रॉफोर्ड स्कैंडल को उतना सीरियसली नहीं लेती। वो ज़्यादा कंसर्न होती है कि स्कैंडल कैसे हाइड किया जा सकता है। जब सर थॉमस कुछ बोलने वाले होते हैं तो मैरी सर थॉमस को चुप करवा देती है और बातों बातों में उसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि टॉम, जो अभी बहुत ही बुरी कंडीशन में है, बस मरने ही वाला है, वो जब मर जाएगा तो वो प्रॉपर्टी का वारिस नहीं होगा, उसकी जगह एडमंड होगा। तो वो टॉम के मरने की ख्वाहिश करती है और उधर वो फैनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि अगर फैनी हेनरी के प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती तो फिर ये सब होता ही नहीं। एडमंड मैरी पे गुस्सा हो जाता है। उसके वैल्यूज़ मैरी के साथ मैच नहीं होती। वो मैरी को छोड़ देता है। दूसरी तरफ हेनरी क्रॉफोर्ड का कैरेक्टर भी रिवील हो जाता है कि वो ट्रस्टवर्थी नहीं है और उसका लूज कैरेक्टर है। फैनी का जजमेंट करेक्ट प्रूव होता है। सर थॉमस भी रियलाइज़ करते हैं कि फैनी ने हेनरी का प्रपोजल रिजेक्ट करके सही डिसीजन लिया था। स्टोरी के एंड की तरफ एडमंड ग्रेजुअली फैनी की तरफ इंक्लाइंड होता है। वो रियलाइज़ करता है कि फैनी ही एक लौती ऐसी इंसान है जो उसको ट्रूली समझता है। ग्रेजुअली एडमंड फैनी से लव करने लगता है और फाइनली एडमंड फैनी को प्रपोज करता है। फैनी इमोशनली हैप्पी हो जाती है क्योंकि उसे तो एडमंड पसंद था ही। सर थॉमस भी खुश हो जाते हैं और इवेंचुअली एडमंड और फैनी की शादी हो जाती है। स्टोरी के एंड में मारिया सोसाइटी से आइसोलेट हो जाती है। जूलिया मिस्टर ईट्स के साथ सेटल हो जाती है और उसका अभी भी कनेक्शन अपने घर वालों से होता है। हेनरी क्रॉफोर्ड रिग्रेट करता है। फैनी और एडमंड हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हैं और टॉम, जो कि मरने वाला था, वो मरता नहीं है, धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस इलनेस के बाद
टॉम का जो केयरलेस कैरेक्टर है वो उसका कैरेक्टर चेंज होने लगता है। वो ज़्यादा सीरियस और रिस्पॉन्सिबल बन जाता है और फैमिली की वैल्यू समझने लगता है और इसी तरह मैन्सफील्ड पार्क की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।